हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से हैं। अब तक हम लोगों ने 6 कॉन्सेप्ट 6 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए। हम अब आज ले रहे हैं 7th स्टडी सेशन और आज के स्टडी सेशन का एजेंडा है स्टॉक लेजर कार्ड्स। अभी दिख रहा है कि कुछ कॉलमनर स्टेटमेंट है जो हमें फिल करना है। बहुत ज्यादा आज काम नहीं है, एक ही क्वेश्चन लेंगे, एक ही क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आज कोई होमवर्क भी नहीं, तो जिनका जो पेंडिंग होमवर्क है वो कंप्लीट कर लीजिए। और अब होमवर्क बचा भी नहीं है, 5-6 क्वेश्चन और ही प्रैक्टिस क्वेश्चन के बचे हैं। पर अभी हमें 6 से 7 दिन और लगने हैं, इस पर्टिकुलर सेशन और लगने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ये चैप्टर अभी आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले वापस से पहले जाते हैं कि हमने किया कहां से शुरू की थी। कॉस्टिंग कॉस्टिंग होती क्या है? कॉस्टिंग इज प्रोसेस टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट or a service which we are entering, product which we are manufacturing and service which we are entering. अब ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? जो भी एक्सपेंसेस लगे ऐड कर दीजिए, करेक्ट। पर्पस क्या हो सकता है? ये कॉस्टिंग करी क्यों रहे? कॉस्टिंग इसलिए की जा रही है कि प्रोडक्ट बनाने से पहले ये पता होना चाहिए बनेगा कितने में, और ये उतने में उसकी सेलिंग प्राइस उस कॉस्ट को रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो इनफैक्ट ये जो काम करना होगा ना, ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं अब तो बना दो जी, देखा जाएगा बिकेगा कितने में, लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट, और भी रीजन हो सकते हैं। कॉस्टिंग इसलिए की जा सकती है कि कॉस्ट कंट्रोल करना है, कि भाई इससे बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए कॉस्ट, इससे ज्यादा बजट ही नहीं है। और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। अब जब हमने शुरुआत कर दी कि कॉस्टिंग का मतलब है प्रोसेस टू कैलकुलेट कॉस्ट, तो हमें कॉस्ट में सबसे पहले अलग अलग एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। और एलिमेंट्स में सबसे पहला और मेजर एलिमेंट किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए सबसे पहला कॉस्ट एलिमेंट क्या लगता है? मटेरियल। अब ये मटेरियल से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे डिसीजन करने पड़ेंगे। नाम ही है ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इस सब्जेक्ट का पर्पस ही ये है कि मैनेजमेंट को जो बहुत सारे वेरियस डिसीजंस जो उनको लेने हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स में, गुड्स को बनाने और बेचने से रिलेटेड। फाइनेंस कहां से लाना है वो इस सब्जेक्ट का स्कोप में नहीं आ रहा। फाइनेंस कहां से लाना है, कहां इन्वेस्ट करना है, वो स्कोप है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पर प्रोडक्ट को बनाने या सर्विस को देने में क्या क्या एक्सपेंसेस लगेंगे और उन एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करना है, वो इस सब्जेक्ट का स्कोप है। तो पहला कॉस्ट जो हम इनकर कर रहे हैं दैट इज कॉस्ट रिलेटेड टू मटेरियल। तो अब इस मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन करने पड़ेंगे। तो हमने शुरू भी कर दिया। लेक्चर 1 से लेके 6 तक हमने 2 बड़े डिसीजंस किए, आज तीसरे की बात करेंगे। सबसे पहले शुरू किया कि भाई रखना कितना है स्टॉक, मैक्सिमम कितना स्टोरेज कैपेसिटी रखना है, ऑन एन एवरेज कितना रहेगा, कम से कम इतना तो हमेशा रहना चाहिए, किस लेवल पे ऑर्डर करना चाहिए। ये सबसे पहला डिसीजन था मैनेजमेंट को जो लेना पड़ेगा मटेरियल के कंट्रोल से रिलेटेड। कुछ भी क्वांटिटी स्टोरेज स्पेस कम ज्यादा हो गया गड़बड़ हो जाएगी, कम हो गया ओवरफ्लो हो जाएगा, और कम ज्यादा ले लिया रेंटल कॉस्ट एक्स्ट्रा लगती है। रीऑर्डर लेवल अगर कम सेट किया स्टॉक आउट हो जाएगा, ज्यादा सेट किया कैरिंग कॉस्ट लगेगी। सेकेंड बड़ा डिसीजन जो हमने लिया दैट इज हमें कितना ऑर्डर करना है। कितना ऑर्डर करना है ये 2 पार्ट में हो गया कि डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये हमने सेशन 2 से लेके 6 तक यही काम किया। 2 में शुरुआत की ईओक्यू की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जहां जे बॉम्बेल मॉडल यूज किया और वहां एक एजम्पशन थी देयर आर नो डिस्काउंट्स। उसके बेस पर हमने एक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला कि भैया ये ऑर्डर की क्वांटिटी करो, उससे आपकी कॉस्ट लोएस्ट से लोएस्ट आएगी। फिर हमने थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लेक्स बनाया, डिस्काउंट्स इंट्रोड्यूस किए। डिस्काउंट्स है तो फिर हमने आरओक्यू, कस्टमाइज आरओक्यू विद डिस्काउंट वर्सेस ईओक्यू को कंपेयर किया, और जो बेनिफिशियल है हमने वो सजेस्ट किया। अब ये सिंगल डिस्काउंट रेट भी हो सकती है और ये स्लैब सिस्टम भी हो सकता है, वो सब हमने कर दिया। तो 2 बड़े डिसीजन मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड ले लिए कि मटेरियल का क्या लेवल्स रखना है और कितना मंगवाना है। अब हमारा तीसरा डिसीजन की बात कर रहे हैं। मटेरियल आ गया अब हमारे यहां, अब उस मटेरियल को कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा।
यू नीड टू सेट इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक्स। अगर इंटरनल कंट्रोल चेक्स नहीं रखोगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। कैसे नुकसान हो जाएगा? लोग चोरी कर लेंगे, वेस्टेज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ऑब्सोलीट भी होगा चीजें। तो अपने को मटेरियल को कंट्रोल करने का क्या सिस्टम्स फॉलो करना पड़ेगा? अब छोटी सी बातें एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो देखो, बहुत सारे तरीके के लॉसेस हो सकते हैं, कुछ नॉर्मल हो सकते हैं, कुछ एबनॉर्मल हो सकते हैं। नॉर्मल लॉसेस हम वेजिटेबल्स में डील कर रहे हैं, फ्रूट्स में डील कर रहे हैं, और उसमें जो वाटर कंटेंट इवेपोरेट होता है ओवर अ पीरियड, इसका कुछ पैसा भी नहीं मिलता है, भगवान कोई ऊपर से पैसे नहीं बरसाने वाले। दिस इज अ नॉर्मल लॉस, एक्सेप्टेबल। जो चीज एक्सेप्टेबल है वो नॉर्मल है, और जो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है वो एबनॉर्मल है। स्मार्ट बाजार है, वहां पर फ्रूट्स वेजिटेबल सब ओपन में होते हैं, कस्टमर ही पिक करता है। अब वहां पे ग्रेप्स पड़े हैं, हर कस्टमर आता है, दो चीजें, दो ग्रेप टेस्ट के लिए ले लेता है। 1000 कस्टमर रोज वॉक इन हो रहे हैं, 2000 ग्रेप्स के पीसेस तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, और 2000 पीसेस की क्वांटिटी है। क्वांटिटी कम हो रही है, सेल कम होगा, वो कोई दो दो ग्रेप्स के पीसेस के कोई पैसा थोड़ी देने वाला है। या फिर बच्चा है, फादर मदर के साथ में आया, पेरेंट्स के साथ में आया, और उसने एक टॉफी उठाई और खा ली। पेरेंट्स को पता ही नहीं चला बिकॉज वो बिजी थे। शॉपकीपर को तो क्या ही पता चलेगा इतने बड़े स्टोर में, और चल भी गया तो वो तो सीसीटीवी जब देखेगा तब देखेगा, और बच्चे को पता ही नहीं बिकॉज उसको ये पता ही नहीं कि ये चोरी है। ये इन्फॉर्म करना है कि भाई ये खा लिया तो इसका बिल बनवा दो। ये जो छोटी छोटी ये जो लॉसेस है ये एक्सेप्टेबल है। जब इतना बड़ा आप स्केल पे बिजनेस कर रहे होते हो तो 2% 1% ऐसा लॉस होता है। या और बच्चा छोड़ो जी, अपने तो रैट्स, आटे के बैग पड़े हैं 10 किलो के, रैट ने उसको खराब कर दिया, तो अब वो कोई सेल थोड़ी हो पाएगा। तो इतने बड़े स्टोर में इस तरीके के छोटे मोटे लॉसेस होते हैं, नॉर्मल लॉस। और ये एंटरप्रेन्योर अपने एक्सपीरियंस जजमेंट के बेस पे पहले से डिसाइड कर लेता है। दूसरा एबनॉर्मल लॉस। अब ये क्या है एबनॉर्मल लॉस? 10 आटे के बैग ही गायब हो गए। अब कोई रैट कोई बैग उठा के नहीं ले जाने वाले 10 किलो का बैग, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, आग लग गई। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, ये एबनॉर्मल है। तो इन लॉस से, ये ऐसे छोटे लॉसेज या बड़े लॉसेज नहीं हो, इनके लिए हमें इंटरनल कंट्रोल्स एंड चेक्स रखने पड़ेंगे। लगा दो सीसीटीवी। तो क्या सीसीटीवी लगा देने से ये चीजें रुक जाएगी क्या? अपन एक बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े स्टोर रूम की। अब मैं बात कर रहा हूं स्टोर रूम, तो पहले तो समझते हैं एक एंटरप्राइज में कितनी प्लेसेस ऑफ वर्क होती है। देयर आर 4 प्लेसेस ऑफ वर्क। द फर्स्ट प्लेस इज स्टोर रूम, जहां कौन बैठा है? स्टोर रूम बैठा है, और स्टोर कीपर बैठा है, और उसका स्टाफ बैठा है, और यहां क्या पड़ा है? रॉ मटेरियल पड़ा है, रॉ मटेरियल। सेकेंड प्लेस ऑफ वर्क इज फैक्ट्री, जहां प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है, मशीनें लगी हुई, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस होता है, और किस में कन्वर्ट होता है? पहले WIP बनता है जब तक वो मशीन के अंदर है, और जब मशीन से बाहर आता है वो फिनिश गुड बनता है, पर फैक्ट्री में नहीं रहता, वहां से जाता है तीसरे प्लेस पे, और उस तीसरे प्लेस को बोलते हैं वेयर हाउस। यानी स्टोर रूम में क्या होगा? रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में WIP, और वेयर हाउस में क्या होगा? जो कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंडर आएगा, फिनिश गुड। फोर्थ प्लेस ऑफ वर्क है ऑफिस, जहां डायरेक्टर बैठे हैं, HR बैठा है, कंप्लायंस बैठा है, लीगल डिपार्टमेंट बैठा है। वहां कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा, वहां कोई सेल्स भी नहीं हो रहा, वो प्रोडक्शन और सेल्स दोनों को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो। एक्सपेंसेस सब जगह हो रहे हैं। वापस कम बैक टू रॉ मटेरियल, हमारा चैप्टर मटेरियल है, हम उस पर आते हैं। बाकी ये सारे डिपार्टमेंट्स हम थर्ड चैप्टर ओवरहेड में ले लेंगे। बैक टू रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। सीसीटीवी लगा देने से काम नहीं चलेगा। सीसीटीवी लगा दिया पर पता कैसे चलेगा कि 10 यूनिट कम हो गए? आदमी को वॉच करोगे, वो बोलेगा मैं तो इशू किया, माल लेके गया, कोई इशू कर, रिक्वेस्ट आई थी फैक्ट्री से। वी नीड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। तो यहां पर 2 सिस्टम फॉलो होते हैं, एक कहलाता है परपीचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड, दूसरा कहलाता है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग, फिजिकल इन्वेंटरी कंट्रोल्स। तो अब यहां पर परपीचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड एंड फिजिकल इन्वेंटरी कंट्रोल्स में क्या, पहले तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है? क्वेश्चन आ जाता है। परपीचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड
is substitute to continuous stock taking which is part of physical inventory control, or is it complementary or is it substitute? तो बात समझिए, सिर्फ फिजिकल कंट्रोल्स अप्लाई करने के लिए, कैमरा इज फिजिकल कंट्रोल, अप्लाई करने से हमारा इन्वेंट्री का लॉसेस नहीं कम होगा, कंट्रोल्स नहीं हो सकते। वी नीड कि भैया बुक्स में कितना बैलेंस बोल रहा है, बुक्स में 100 यूनिट बोल रहे हैं, फिजिकली 100 है क्या नहीं है। और सिर्फ बुक्स मेंटेन करने से भी काम नहीं चलेगा, बुक में 100 बोल रहे हैं, एक्चुअल में तो 50 ही है, कहां गए 50 पता ही नहीं चलेगा जब तक आप इन दोनों को मैच नहीं करोगे, आप कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग नहीं करोगे तो। यानी these two systems, perpetual inventory record and physical inventory control, are complementary to each other, they're not substitute। एक दूसरे के बिना अधूरा है, दूसरा पहले के बिना अधूरा है, कुछ भी काम नहीं होगा, कंट्रोल्स पूरे नहीं होंगे। हम अब आ जाते हैं पहले, फिजिकल इन्वेंटरी कंट्रोल्स भी हम पढ़ेंगे 2-3 सेशन के बाद में, बट आज हम बात कर रहे हैं परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स की। यानी कि अब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए यूज होंगे। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया, सेकंड ऑलरेडी कर लिया, थर्ड कुछ सेशन के बाद लेंगे, ये वैल्यूएशन का ही पार्ट है। आज हम वैल्यूएशन ही शुरू करें, ये वैल्यूएशन का सेकंड पार्ट है। हम काम कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड ये फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल है, फिजिकल आ गया, फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल आ गया, ये फिजिकल इन्वेंट्री कंट्रोल है। हम बात करेंगे 7, तो हम बात कर रहे हैं 4, 5 एंड 7। मैंने कहा भी था हम थ्योरी साथ साथ करेंगे, पूरे सब्जेक्ट एंड होने के बाद थ्योरी की बात नहीं करेंगे, साथ ही कर लेंगे। तो सबसे पहला है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या क्या रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होंगे इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। अब रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है, तो इन्वेंट्री मैनेज कैसे होती, कौन कर रहा है, स्टोर कीपर कर रहा है, वो कुछ तो डॉक्यूमेंट वो बनाएगा और कुछ डॉक्यूमेंट उसको रिसीव होंगे। कहां कहां से रिसीव होंगे, पहले रिसीप्ट की बात करते हैं, कहां कहां से रिसीव होंगे डॉक्यूमेंट्स। उसको डॉक्यूमेंट 2 जगह से रिसीव होंगे। एक जब माल आएगा तो ट्रांसपोर्टर बिल्टी, इनवॉइस या गेट पास लेके आएगा, और एक जब माल उसको इशू करना है, बिना किसी ऑथराइजेशन के इशू नहीं करेगा, बस कॉल आया और 100 यूनिट भेज दो। ऐसे कैसे भेज देंगे भाई? 1 साल के बाद कोई पूछेगा ये 100 यूनिट कहां गए, मेरे पास क्या रिकॉर्ड है? आई नीड अ पेपर। ये रिकॉर्ड कहां से आएगा? जिसको आप इशू कर रहे हो। इशू किसको करते हैं? स्टोर कीपर किसको माल इशू करेगा? फैक्ट्री को। तो फैक्ट्री से कुछ डॉक्यूमेंट बन के आएंगे, कुछ फैक्ट्री से डॉक्यूमेंट बन के आएंगे रॉ मटेरियल को इशू करते वक्त, और कुछ डॉक्यूमेंट बन के आएंगे सप्लायर से, ट्रांसपोर्टर जो माल लेके आया उसके साथ आएंगे। दोनों साइड से रिकॉर्ड आएंगे, तभी तो वो मेंटेन करेगा और वो बताएगा कि देखो जी माल यहां से आया, इस ये बेस डॉक्यूमेंट है, और माल हमने ऐसे इशू किया है, ये बेस डॉक्यूमेंट है। ऑडिट में पता कैसे चलेगा? पूरी ऑडिट ट्रेल ऐसे ही मेंटेन होगी। फिर कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर्स में भी बनाएंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स, ये तो बेस डॉक्यूमेंट है, इसके बेस पे कुछ समरी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे हमारे यहाँ। तो पहले बात करते हैं माल इशू करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। कौन बना रहा है? ये कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट यानी फैक्ट्री में बन रहे हैं ये डॉक्यूमेंट, और ये ऑथराइजेशन है कि स्टोर कीपर के लिए कि इतना माल इस पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल भेजिए, इतनी क्वांटिटी का। तो यहां पर यूज होते हैं 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स। 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं ये 2 टाइप के डॉक्यूमेंट? एक कहलाता है बिल्स ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल्स, एंड सेकेंड इज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, MRN। हाँ, कई बार रिटर्न होता है तो MRR भी आता है, मटेरियल रिटर्न रिसिप्ट, कि भाई ये माल काम का नहीं है, ये हम वापस भेज देते हैं स्टोर रूम में। कई बार माल इशू हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, या काम का नहीं होता पर्टिकुलर जॉब के लिए, वो इशू हो गया तो फिर वो रिटर्न भी आएगा। बट बैक टू दीज 2 डॉक्यूमेंट जो ऑथराइज कर रहे हैं माल को इशू करने के लिए, बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट। तो अब इतना सारा इंग्लिश पढ़ के हिंदी करना कोई मतलब नहीं है, हम इसकी कहानी समझते हैं, कहानी से समझते हैं, इजीली याद होगा। क्या होता है बिल ऑफ मटेरियल और मटेरियल रिक्विजिशन नोट? मैं जनरली यहां पर एक कहानी बनाता था, फिजिकल जो हम फेस टू फेस क्लास लेते हैं उसमें कहानी बनाते हैं। क्या कहानी बनाते हैं? वेडिंग, शादी, घर में शादी है, दीदी की शादी है, मेरे सिस्टर की शादी थी, तो उस वक्त कैटरिंग का जैसा कल्चर इतना नहीं था यहाँ पर। तो खाना कैसे बनता था? खाना हमारे ही फैमिली के जो ननियाल वाले या ददियाल वाले जो दादा साइड और दाना साइड के लोग हैं, जो सीनियर बड़े लोग हैं, वो लोग ही सारा चीज मैनेज करते थे।
तो ये मैनेज कैसे होता था? मैनेज करते थे, ऑफ कोर्स हलवाई जरूर बुलाएंगे, हलवाई जी हमारे जो सीनियर एक पर्सन है यहाँ बड़े फेमस है, उनको बुलाया जाता है। तो जब उनको बुलाया गया तो ऑफ कोर्स पहले से प्लानिंग होगी, तो प्लानिंग कैसे करेंगे? उनको बुलाया तो उनको उनको बोला कि जी हमारे यहाँ इस पर्टिकुलर डेट पे आपको खाना बनाना है। तो यहाँ पर अब हमारा सीनियर, जो सबसे सीनियर हलवाई जिसको बुलाया गया है, जिसको हम ये लेबर ये अपनी पूरी टीम भेजने का हम कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, खाना हम ही बना रहे हैं, वो नहीं बना खिला रहा है। यहाँ पर रॉ मटेरियल भी हम ही सप्लाई करेंगे, तो उसको सिर्फ लेबर भेजना है और स्किल्ड लेबर भेजना है, ये उसका काम है। यहां पर वो एक तरीके का लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो गया। यहां पर उस हलवाई ने पूछा कि जी खाना क्या बनाना है? दो सवाल पूछता है वो, हमारे फादर को उसने दो सवाल पूछे। एक तो कितने लोग आएंगे, दो दो डिनर थे। पहला, एक तो शादी के पहले वाले दिन लेडी संगीत, महिला संगीत, एंड सेकेंड रिसेप्शन। तो हमारे फादर ने कहा जी 2 दिन है और दोनों दिन 1000 के आसपास गैदरिंग होगी। उसको समझ में आ गया कि जी ये हमारे हो गए कस्टमर, कंज्यूमर्स, फिनिश गुड के। 1000 फर्स्ट डे, 1000 सेकेंड डे। उसको समझ में आ गया जी 2000 लोगों का खाना बनाना है और 2000 लोगों में ऑन एन एवरेज डाइट अगर 500 ग्राम्स भी मान लूं तो 2000 इंटू 500 ग्राम 1000 kg का कंप्लीट फिनिश गुड ऑल आइटम बनाने, ऑल आइटम इंक्लूसिव। सेकेंड क्वेश्चन उसने पूछा कि जी आइटम क्या बनाने, वो तो अपने को डिसाइड करने पड़ेंगे, वो थोड़ी ना बताएगा। तो हमने कहा जी 3 यहाँ पर ये मिठाई है, यहाँ रसगुल्ला है, यहाँ रसमलाई, यहाँ फ्रूट क्रीम है, यहाँ ये है, और 3 ये 2-3 नमकीन आइटम है, ये 2-3 चपाती और रोटी आइटम है, और उसके बाद में 3-4 सब्जी आइटम कर दी और 2-3 स्टॉल कर दी। उसको ये भी समझ में आ गया कि जी ये 1000 kg का ब्रेकअप क्या है। फर्स्ट डे 15 आइटम है, सेकेंड डे 18 आइटम है। ओके, अब वो क्या करेगा? वो सबसे पहले उसने फिर एक पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? टोटल 15 और 18 33 आइटम, जिसकी टोटल क्वांटिटी 1000 kg फाइनल मैन्युफैक्चर करना है। उन 33 आइटम फिनिश गुड बनाने के लिए कम से कम 100 रॉ मटेरियल लगेंगे। मसाला, ये वो, दाल चावल, फ्रूट्स, ये वो सब कुछ, मिल्क प्रोडक्ट, ये बहुत सारी चीजें लगेगी। तो उसने क्या किया? एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाना शुरू कि जी आटा इतना लगेगा, राइस इतना लगेगा, पोटैटो इतना लगेगा, वेजिटेबल्स में यही आइटम लगेंगे, फ्रूट्स में यही आइटम लगेंगे, मिल्क में इतना क्रीम लगेगा, सब कुछ। और फिर उसके आगे क्वांटिटी लिख दी एज पर हिज एक्सपीरियंस जजमेंट। पूरा ड्रॉ किया, ये पूरा ड्राइंग ऑफिस की तरह काम किया। फैक्ट्री में ड्राइंग ऑफिस का काम ही होता है पूरा एक ड्रॉ करना, पूरा प्रोडक्ट कैसे बनेगा एंड टू एंड, उसका पूरा का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर डिफाइन करना, फ्लो डिफाइन करना। ये लिस्ट उन्होंने हमारे फादर को दे दी। हमारे फादर ने सीधा होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर जहां से खरीदना था उनको दे दिया, वहां से पूरा माल गाड़ी में पैक होके लोड होके आ गया। दिस एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द सीनियर मोस्ट पर्सन, ड्राइंग ऑफिस। ये अकाउंट्स वाली ड्राइंग नहीं है, पैसा घर में ड्रॉ करके ले गए। ऑफिस का नाम है उस ऑफिस जो सब कुछ ड्राइंग डिजाइनिंग कर रहा है कि कैसे काम होगा, एंड टू एंड फ्लो चार्ट बना रहा है। उन्होंने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाई विथ ऑल टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड विथ क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल। सेकेंड, अब हमारा लो जी वेडिंग का डे आ गया, लेडी संगीत का दिन आ गया, रॉ मटेरियल आ चुका है, उसका लेबर पूरी आ चुके हैं, और अब काम शुरू हो गया है। वो पर्सन नहीं मेंटेन कर वहां पर नहीं रहता हर वक्त, उसने तो 5 और जगह ले रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो वो क्या करता है, सब जगह 2-2 घंटे की विजिट करता है, सुपरवाइज करता है एक तरीके। हमारे लोग भी हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी है जो देख रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि इतने आइटम है, 33 फिनिश गुड में 100 रॉ मटेरियल, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शॉर्टेज हो ही जाता है, थोड़ा बहुत शॉर्टेज हो ही जाता है। अब ये जो शॉर्टेज हुई, अब वो पर्सन तो मैं है नहीं जो मेन सीनियर हलवाई साहब थे। कौन है यहाँ पर? फोरमैन, जो एक्चुअल वहां पर काम कर रहा है, लेबर नहीं, लेबर से सीनियर। लेबर को ऑथराइजेशन नहीं दे सकते, लेबर से सीनियर फोरमैन जो सारे लेबर को मैनेज कर रहा है। फोरमैन ऑथराइजेशन लेटर लिखता है कि जी 5 किलो पनीर कम हो गया, और वो लेटर आता है स्टोर रूम में। दैट वो सिंगल 1-2 मटेरियल के लिए जो ऑथराइजेशन आ रही है, कौन बना रहा है? फोरमैन बना रहा है।
दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल की रिक्वेस्ट करने वाला नोट है। स्टोर कीपर का ये काम नहीं है कि वो क्वेश्चन पूछे कि ये 5 किलो क्यों है भाई, 4 क्यों नहीं काम हो रहा, उसका काम है रिक्वेस्ट आ गई आप इशू कर दो। रिक्वेस्ट जस्टिफाई करने का काम उसका है, वो ऑडिट जब होगी वो फोरमैन बताएगा कि उसको क्यों चाहिए। तो आई होप दोनों डॉक्यूमेंट समझ में आए। दोनों डॉक्यूमेंट कहां जा रहे हैं, स्टोर कीपर के पास जा रहे हैं, ये ऑथराइजेशन के साथ जा रहे हैं कि ये माल इशू करना है। बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या है, जब आपको एक दो आइटम ड्यूरिंग प्रोडक्शन की जरूरत है तो वो फोरमैन बना रहा है। जनरली डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस में क्या क्वेश्चन बन गया हमारा, प्रिपेयर्ड बाय ड्राइंग ऑफिस, प्रिपेयर्ड बाय फोरमैन। It is a complete schedule. It is a document authorizing issue of materials. एक दो material. It cannot replace a bill of material. Of course, वो exhaustive list है, ये एक दो आइटम की लिस्ट है। I hope बाकी के आप डिफरेंसेस पढ़ लेंगे और समझ में आ जाएगा। इजी है, दो आइटम, दोनों डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है, माल को इशू करने के लिए। चलो जी, माल इशू करने के डॉक्यूमेंट समझ में आ गए। अब माल रिसीव होगा तब क्या डॉक्यूमेंट होगा, वो सप्लायर बना के भेजेगा बिल, ट्रांसपोर्टर बनाएगा बिल्टी। बिल्टी में लिखा होता है कौन वेंडर है, सप्लायर है, कौन रिसिपिएंट कस्टमर है, क्या क्वांटिटी है, किस तरीके का नंबर ऑफ पीसेस या नंबर ऑफ ड्रम या नंबर ऑफ पैकेट्स है, क्या ट्रक का नंबर है, उसमें क्या फ्रेट लगेगी, क्या सर्विस टैक्स या जीएसटी लगेगा, वो सब कुछ वो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल्टी। तो जब ये गाड़ी हमारे फैक्ट्री में अंदर आ रही होती है, अंदर आने से पहले उसको गेट पे रोका जाता है। गेट पे जो गेट कीपर होगा वो क्या करेगा, जब भी गाड़ी अंदर आती है वो उस बिल्टी को चेक करेगा। हर कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती फैक्ट्री के। उस बिल्टी में क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपका, पहले तो परचेज ऑर्डर, उसका फिर सप्लायर का इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, हमने ऑथराइजेशन भेजा होगा कि जी हम आपको ये परचेज की ऑर्डर करते हैं, उस पर सप्लायर का इनवॉइस होगा, उस पर ट्रांसपोर्टर की बिल्टी लगेगी। ये तीनों डॉक्यूमेंट गेट कीपर चेक करेगा, फिर वो एक ऑथराइजेशन लेटर बनाएगा जिसको बोलते हैं गेट पास। चारों डॉक्यूमेंट होने के बाद में गेट पास कैसे बनेगा, गेट कीपर चेक करेगा, फिजिकल क्वालिटी चेक नहीं करेगा, फिजिकल चेक करेगा कि भैया जो ट्रक का नंबर है वो सेम है, गाड़ी में वही माल है कि नहीं है, और फिर वो गेट में अंदर आने के लिए देगा। ये जो गेट पास उसने बनाया इसको बोलते हैं गुड्स रिसीव नोट, GRN। ये चारों डॉक्यूमेंट किसके पास आएंगे, स्टोर कीपर के पास आएंगे, और स्टोर कीपर इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे माल को अनलोड करेगा और रिसीव करेगा। GRN गुड्स रिसीव नोट, MRN मटेरियल रिक्विजिशन नोट। कभी कभी रिटर्न भी हो जाता है फैक्ट्री से तो MRR बन जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स हो गए, बेस डॉक्यूमेंट हो गए। अब हम फाइनल डॉक्यूमेंट्स की बात आते हैं जिसमें रॉ मटेरियल का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होगा। ये तो हर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड हो गए ना, हर ट्रांजैक्शन का अकाउंट्स में जैसे वाउचर बनता है, ये वैसे हो गए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या बनेंगे जिसमें मटेरियल से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कई बार डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, बिन कार्ड, स्टॉक कंट्रोल कार्ड एंड स्टोर लेजर। अब ये तीन डॉक्यूमेंट कहां है, अलग अलग जगह मेंटेन हो रहा है। कहां मेंटेन हो रहा है, पहला है बिन कार्ड, नाम है बिन, डस्टबिन, डिब्बा। अगर हमारे पास 100 तरीके के रॉ मटेरियल है तो वो कोई सब एक ही बॉक्स के अंदर नहीं होंगे, ऑफ कोर्स उसके लिए अलग अलग मैनेज किया हुआ होगा, क्लासिफाई होंगे, अलग अलग बॉक्सेस होंगे, हर तरीके का मटेरियल अपनी अपनी डिफाइंड प्लेस पे होगा, अपने अपने डिफाइंड बॉक्सेस पे होगा। मान के चलिए स्टोर कीपर का काम है बैठ के रिकॉर्ड मेंटेन करना, माल इशू करना और माल फिल करना बॉक्स में, उसके लिए उसके पास स्टाफ होगा। बड़ा स्टोर रूम है जहां पर 100 आइटम है बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर, तो वो कोई घूम घूम के एक एक आइटम उठा के लाने वाला नहीं, उसका स्टाफ करेगा। हर बॉक्स के ऊपर एक पेपर चिपका होगा, डेट, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस एंड साइन, जो लेबर है, काम स्टाफ कर रहा है। इसमें सिर्फ इन्वेंट्री का फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, हर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, और इसको फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देंगे हम, लेबर को, जो उस बॉक्स में से या तो फिल कर रहा है तो रिसिप्ट, और निकाल रहा है तो इशू में क्वांटिटी लिखेगा, मान के चलते प्लस माइनस करना आता है, और फिर साइन करेगा। ये रिकॉर्ड हेल्प करेगा। ये हुआ परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड का पहला रिकॉर्ड। दो तो हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिए, बेस GRN, MRN, बिल ऑफ मटेरियल। इसके बेस पे पहला रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है हर बॉक्स के ऊपर, जिसमें रिसिप्ट इशू के साथ में सिग्नेचर हो रहे हैं कि कौन रिसीव कर रहा है, कौन इशू कर रहा है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि भैया ये 10 आइटम X पर्सन को मैनेज करना है, ये 50 आइटम Y पर्सन को मैनेज करना है, और ये बचे हुए आइटम Z पर्सन को मैनेज करने हैं। दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अगर बॉक्स में क्वांटिटी और उस
पेपर में लिखी हुई क्वांटिटी मैच नहीं होगी, तो फिजिकल रिकॉर्ड, परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड शुड मैच विथ एक्चुअल फिजिकल इन्वेंटरी ऑल्सो। ये उसका काम है। नाउ अब हमारा पहला रिकॉर्ड, ये जो बॉक्स पे पेपर चिपकाया जिसमें क्वांटिटी, अच्छा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है ये काम उसमें नहीं लिखा होगा, उसका काम है बस इतना आया इतना गया ये साइन कर दिया। दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज बिन कार्ड। बिन के ऊपर लगा हुआ कार्ड है बिन कार्ड। 100 आइटम में 100 बिन कार्ड लगेंगे, हर डब्बे के ऊपर, हर बॉक्स के ऊपर, कंटेनर के ऊपर। सेकेंड रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा? सेकेंड रिकॉर्ड। और फाइनली ये पूरे स्टोर रूम का इंचार्ज कौन है? स्टोर कीपर। तो स्टोर कीपर के पास भी एक समरी बुक होनी चाहिए। उस समरी बुक में हर एंट्री के पीछे बेस डॉक्यूमेंट लगेगा। जब जब इशू होगा तो बेस डॉक्यूमेंट क्या होगा? आपका एमआरएन या बिल ऑफ मटेरियल। और जब जब रिसीव होगा तो वो जीआरएन उसका बेस होगा। अगेन ये एक बुक है जिसमें 100 अगर मटेरियल है तो 100 पेजेस की बुक है। 8 रिसिप्ट, जीआरएन नंबर, इशू, एमआरएन नंबर, बैलेंस एंड साइन। And this book, these cards are called as stock control cards. कौन मेंटेन कर रहा है? स्टोर कीपर। तो यहां पर हर एंट्री, रिसिप्ट और इशू रिकॉर्ड हो रही है along with the base documents also। और ये बेस डॉक्यूमेंट किसके पास पड़े हैं? स्टोर कीपर के पास। तीसरा रिकॉर्ड कहां मेंटेन होगा? ये स्टोर कीपर हर एंट्री के बेस पे एक वाउचर बनाएगा, इंटरनल वाउचर। और वो वाउचर कहां जाएगा? ऑफिस में जाएगा। ऑफिस में कौन बैठा है? अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। हमारा 5वां चैप्टर होगा जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस, P&L सब बनेगा। पर यहां थोड़े टाइटल्स अलग होंगे अकाउंट्स के। तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट जर्नल एंट्रीज पास करेगा। जब जब रिसीव होगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इस तरीके की कुछ टाइटल्स यूज करके जर्नल एंट्रीज पास होगी। तो यहां पर ये जो स्टोर लेजर में एंट्रीज करनी है, ये स्टोर लेजर है क्या? वो जो स्टोर कीपर से वाउचर्स आ रहे हैं रिसिप्ट या इशू के, रिसिप्ट या इशू के, जब जब रिसिप्ट होगी, जब जब इशू होगी, अकाउंटेंट को इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? जब स्टोर कीपर भेजेगा तभी। स्टोर कीपर कैसे इंफॉर्मेशन भेजेगा? वाउचर्स बना के भेजेगा। तो इन वाउचर्स के बेस पे, जैसे एक परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, सब्सिडरी बुक्स होती है, वैसे ही यहां पर कॉस्ट अकाउंटेंट एक सब्सिडरी बुक बनाएगा। 100 मटेरियल है तो इस सब्सिडरी बुक में 100 पेजेस होंगे। कैसे होंगे? ये होगा स्ट्रक्चर। 11 कॉलम का ये स्ट्रक्चर है। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, जीआरएन नंबर, एमआरएन नंबर इसमें लिखा जाएगा। ये बुक है, इसमें जर्नल एंट्रीज पास नहीं हो रही। इस बुक के बेस पे जर्नल एंट्री पास होगी। जैसे परचेज बुक में सारे क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होते हैं, फाइनली टोटल को हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। परचेज अकाउंट में डायरेक्ट पोस्ट हो जाता है टोटल वैल्यू। वैसा ही यहां पर होगा, सारे डेटा यहां रिकॉर्ड होगा इंडिविजुअल एंट्रीज का, फिर इसका समरी जर्नल एंट्रीज में पास हो जाएगा। कौन मेंटेन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। यहां कॉस्ट अकाउंटेंट अब क्या क्या मैनेज कर रहा है? पहला कॉलम डेट एंड पर्टिकुलर, डॉक्यूमेंट का नंबर। 3 कॉलम रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस, उसमें 3 सब कॉलम, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट एंड क्वांटिटी प्राइस अमाउंट। सवाल यह आएगा, डेटा फिल कैसे करेंगे? क्वांटिटी का डेटा तो वाउचर से आ ही रहा है। रिसिप्ट में प्राइस का डेटा कैसा आएगा? बिल आएगा ना सप्लायर का, एंटर हो जाएगा। इशू में प्राइस का अमाउंट कैसा आएगा? ये ही हमारा काम है न्यूमेरिकल। बहुत सारे मेथड्स हैं, FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, मूविंग एवरेज, स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, ये सारे मेथड्स हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस, कुछ मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो हमें करने हैं। FIFO, LIFO, वेटेड एवरेज, ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं। तो हाँ, हमारा यही एजेंडा है, यही इसको हम आगे बढ़ाएंगे। रिसिप्ट डाल दिया, इशू एज पर मेथड हो गया, एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंगली बैलेंस एडजस्ट होके आ जाएगा। ये हर रॉ मटेरियल के लिए, फॉर ईच एंड एवरी रॉ मटेरियल एक कार्ड बनेगा, एक स्टोर लेजर में एक पेपर होगा, और उसका समरी एंट्री कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स में जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग होगी। तो ये तीसरा रिकॉर्ड क्या हुआ? तीसरा रिकॉर्ड कहलाता है स्टोर लेजर। और कौन मेंटेन कर रहा है? कॉस्ट अकाउंटेंट। कितने कॉलम? 11 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, आर,
IB रिसिप्ट इशू बैलेंस, उसमें QPA एंड QPA दैट इज क्वांटिटी प्राइस एंड अमाउंट। डिफरेंस के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बिन कार्ड और स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस है, प्लीज गो थ्रू, अपने लेवल पे करिएगा। मैं बढ़ रहा हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारी मेथड्स की बारी आ गई, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें फाइनली समझ में आया, हम तीसरा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग का। लेवल्स हो गए, क्वांटिटी ऑर्डर कितना करना वो हो गया। अब तीसरा डिसीजन मेकिंग है कि इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करना, मैनेज कैसे करना है। तो मैनेज करने के लिए अब हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए। MRN बिल्स ऑफ मटेरियल फैक्ट्री वाले बना देंगे, सप्लायर और ट्रांसपोर्टर बिल्टी और इनवॉइस बना के भेजेगा। बिन कार्ड से कुछ रिकॉर्ड प्राइस अमाउंट का मेंटेन नहीं हुआ। अगेन स्टोर कीपर भी कोई अमाउंट वाइज कोई मेंटेन नहीं कर रहा है, तो हमारे को अब क्या सीखना है कि वो जो स्टोर लेजर है जो जनरल एंट्री में काम आएगा, वो स्टोर लेजर कैसे बनता है। उसमें रिसिप्ट में तो प्राइस चलो वेंडर के सप्लायर के बिल से पता चल जाएगी, इशू में प्राइस कैसे फिल करेंगे, तो उसके हैं हमारे पास बहुत सारे मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो बेस स्टॉक मेथड, बहुत सारे एवरेज मेथड और फिर मिसलेनियस, ऑलमोस्ट कितने हो गए, 15 मेथड। हम आज शुरू करते हैं, हम कुछ 4 मेथड कर सकते हैं, हम 4 एक मेथड कर लेते हैं एक क्वेश्चन को यूज करते हुए, क्वेश्चन के साथ ही सीख लेंगे, तो अलग से और कोई इलस्ट्रेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स गो फॉर, तो हम अब क्या सीख रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट जो स्टोर लेजर सब्सिडरी लेजर बना रहा है, जिसमें हर मटेरियल की पूरी क्वांटिटी प्राइस और अमाउंट की डिटेल है, वो हम बनाने का फॉर्मेट सीख रहे हैं। डन। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हम ले रहे हैं आज एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कहां तक हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर हम 17 कर चुके थे। आज हमारा एजेंडा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 है, दैट्स इट। इसी में 4 पार्ट हो गए। होमवर्क नहीं देंगे, होमवर्क एक आध क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन के बाद देंगे, 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर आज कोई होमवर्क भी नहीं रहेगा। कोई प्रैक्टिस असाइनमेंट नहीं करने, जो बचे हुए हैं पहले के वो करिए। From the following transaction extracted from books of accounts of a manufacturing concern as on 31st December 2000, वर्कआउट क्या निकालना है, कंजम्पशन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन द मंथ, कितना कंज्यूम हुआ, देखेंगे कौन सा वाला कॉलम हमारे काम का है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ऑफ कोर्स वो तो लास्ट बैलेंस हो ही जाएगा, अंडर द 4 मेथड ऑफ इशूइंग प्राइसिंग इशू। पहला फीफो, फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम से समझ में आना चाहिए, जो माल पहले आया वही माल पहले इशू होगा। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया पहले उसको भेजेंगे, पुराने वाले को रोक के रखेंगे। देन परपेचुअल वेटेड एवरेज एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज, ये थोड़ा समझना है। फीफो एंड ये वेटेड एवरेज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 भी यही 2 मेथड अलाउ करता है हमारे यहां पर इंडिया में, लीफो नहीं अलाउ कर रहे वो। बट कॉस्टिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें तो सारे मेथड आने चाहिए। लेट्स गो फॉर फीफो। अब ट्रांजैक्शन क्या दिया, दिसंबर, एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के ट्रांजैक्शन है। मैंने आपके लिए क्या कर रखा है, फॉर्मेट पहले से ही बना दिया, ताकि हमारा फॉर्मेट में थोड़ा समय कम खराब हो। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। मटेरियल का कोई नाम तो नहीं है और हम मेथड कर रहे हैं फीफो। क्वेश्चन नंबर 18, मटेरियल का नाम नहीं है, फॉर फीफो मेथड। चलिए, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। कौन से महीने के लिए काम कर रहे हैं, दिसंबर मंथ के लिए। 1 दिसंबर ओपनिंग स्टॉक बोलता है 300 यूनिट 9.7, डबल कर देते हैं, स्प्लिट व्यू कर देते हैं। चलिए, 1 दिसंबर ओपनिंग स्टॉक 300 यूनिट्स 9.7, 1 दिसंबर 2000, ईयर 2000, 1 दिसंबर। बड़ा पुराना सवाल है, बढ़िया है, बड़ा अच्छा है, हर चीज आ जाती है कवर, तो ठीक है ये क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक 300, ओपनिंग स्टॉक, ये वो GRN MRN नंबर वो सब लिखने के काम आएगा। ओपनिंग स्टॉक कहां लिखेंगे, सीधा बैलेंस वाले कॉलम में। कितना, 300 यूनिट 9.70।
9.70 ओपनिंग स्टॉक, 300 इंटू 9.70 इज इक्वल्स टू 2910, तो 2910 अमाउंट में आ गया। चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या है, 3 दिसंबर को परचेजेस की 250 की। 3 दिसंबर, एक लाइन छोड़ के काम करेंगे, कितने ट्रांजैक्शन है, कोई ज्यादा नहीं है। 3 दिसंबर परचेजेस की, तो परचेजेस का जीआरएन नंबर आ जाता। परचेजेस की तो माल कहां डालेंगे, रिसिप्ट में। रिसिप्ट कितना हुआ 250, प्राइस कितनी 9.80, कितना वैल्यू हो गया 250 इंटू 9.80, 2450। बैलेंस इंक्रीज होगा, पर यहां पर क्योंकि हम फीफो कर रहे हैं तो हमें स्टॉक को स्प्लिट रखना पड़ेगा। पहले कौन सा इशू होगा, जो पहले आया, पहले कौन, जो ओपनिंग में है, तो अलग अलग, और प्राइस अलग 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 मेंटेन करना होगा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम ब्रेकअप करके दिखाएंगे। 300, 250, 9.70, 9.80, कंबाइंड नहीं करेंगे, 2910 एंड 2450, और यहां एक ब्रैकेट लगा देंगे कि जी ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। इतना माल अभी अगर कोई पूछे कितना टोटल है जी, 550 है वैल्यू, कि जी इन दोनों की टोटल मार देते हैं अभी। नेक्स्ट अगला आइटम क्या है जी, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को अब क्या होगा, इशू होगा, तो यहां पर क्या जाएगा, एमआरएन नंबर आ जाता। अगर दिया होता तो वो यहां फिल कर देते। कितना होगा, 400 यूनिट इशू है, तो अब 400 की अलग अलग प्राइसेस लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कौन सा इशू होगा, 300 वाला, 300 है हमारे पास। फिर और क्या इशू होगा, 100 वाला, ये हो गया जी 400। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, 9.70, 2910, 9.80, इसके लिए एमआरएन आया होगा। और ये इसका एक वाउचर बना के हम किसको भेजेंगे, ये वाउचर किसके पास, ये ऑलरेडी स्टोर कीपर से वाउचर आ चुका है। अब ये कॉस्ट अकाउंटेंट एंट्रीज कर रहा है, और फिर फाइनली इसकी समरी एंट्री क्या करेगा, महीने के एंड पे लेजर में पोस्टिंग कर देगा। जनरल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग वहां से शुरू होगी। जैसे हम परचेज बुक बनाते हैं पूरे दिन की, फिर एक एंट्री का किस में पोस्ट हो जाती है, परचेज अकाउंट में, वैसा ही होगा। 980 बचा कितना, 150, 250 था, 250 था, 100 चला गया, 150 बचा, 9.80, 300 कंप्लीट एग्जॉस्ट हो गया, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। 150 इंटू 9.8 इक्वल्स टू 1450, 1470। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेजेस की। 300, 15 दिसंबर परचेजेस, 15 दिसंबर परचेजेस कितना, 300 यूनिट, कितने पे, 10.05, 300 इंटू 10.055555 इक्वल्स टू कितना है, 3015। नेक्स्ट अब क्या बच गया हमारे पास में, एक तो पहले का 150 एज इट इज, दूसरा 300, ये है 9.80 पे, ये है 10.05 पे, इसकी वैल्यू है 1470, इसकी वैल्यू है 3015। कंबाइन कर दिया, ब्रैकेट लगा के शो कर दिया। नेक्स्ट 15 दिसंबर हो गया, अभी नेक्स्ट इज 20 दिसंबर। क्या किया, इशू किया, कितना किया, 210। हमारे पास क्या पहले है, 150 ही है, तो पहले तो इशू के कॉलम में 3 कॉलम रिसिप्ट के हैं, अब 150 इशू करते हैं। 9.80 के ये इशू हो गए, और 210 यानी कि 60 और इशू हुए 10.05 के, वैल्यू हो गया 1470। 60 इंटू 10.05 इज इक्वल टू 603। बचा कितना, 300 में से 60 गया, 240, 10.05। अब माइनस भी करके निकाल सकते थे, सेम वैल्यू ही आएगी। नेक्स्ट अब क्या होगा, 25 दिसंबर, 25 दिसंबर क्रिसमस आ गया, परचेजेस कर ली, कितनी, 150 की, 10.30, 150 इंटू 10.30। अभी बहुत सारे और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, स्टोर रूम से रिटर्न आ जाएगा, हम वेंडर को वापस रिटर्न कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के ट्रांजेक्शन वो नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। 1545 क्या क्या बचा हमारे पास में, अब एक तो बचा है 240, 10.05 से 2414,
और एक बचा है, अभी कितना खरीदा है 150, 10.30 कंबाइंड हो गए 1545। दिस लास्ट ट्रांजेक्शन फिर इशू किया कब 29 दिसंबर। इशू कितना 100, पहला ग्लॉट कितना है 240 का, तो एक उसी में से निकल जाएगा। कितनी रेट पे 10.05 पे, वैल्यू कितनी हो गई 1005, बचा कितना 140 और 150, प्राइस 10.05, 10.30, 140 मल्टीप्लाइड बाय 10.05 is equals to 1407, 1407 and 1545। इसी के साथ फीफो का पूरा फॉर्मेट डन। ये लो जी फीफो का पूरा फॉर्मेट। रिसेप्ट आ गए अपनी अपनी जगह, इशू आ गए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम अरेंज रखेंगे, और जहां जहां मल्टीपल इशू या मल्टीपल बैलेंस होंगे तो उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाएंगे। दो चीजें पूछी, एक तो टोटल कितना कंज्यूम किया वैल्यू, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है। कौन सा कॉलम कंज्यूम हुआ है, कौन सा कॉलम फैक्ट्री में इशू हुआ है, तो इशू के कॉलम की टोटल कर दीजिए। वी आर गोइंग टू डू टोटल ऑफ इशू कॉलम। इशू कॉलम की टोटल करते हैं, 300 प्लस 100 400 प्लस 150 प्लस 60 प्लस 100, टोटल इशू हुआ है 710 यूनिट। इसकी फिर एक जनरल एंट्री पास हो जाएगी, अमाउंट 2910 प्लस 980 प्लस 1470 प्लस 603 प्लस 1005 इक्वल्स टू 6968। पूरे के पूरे कॉलम की समेशन किया तो क्या हो गया हमारे पास में, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड is equals to 710 units for rupees 6968, and value of closing stock, raw material stock is equals to कितना बचा अब हमारे पास में 140 and 150, टोटल 290, और वैल्यू कितनी है उसकी यूनिट्स और रुपीस, टोटल कर दीजिए 1407 प्लस 1545 इक्वल्स टू रुपीस 2952। आंसर्स चेक कर लेते हैं, आंसर्स मैच होने भी चाहिए। 6968 मैच हो गया जी, एंड क्लोजिंग स्टॉक 2952। आई होप सबको समझ में आया फीफो का मेथड, फीफो टेबल समझ में आई पूरी, किस तरीके से अरेंज करके दिखाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है वो क्लियर हुआ। अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, रिटर्न्स अभी तक आए नहीं है। आगे बढ़ते हैं लीफो मेथड, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है लीफो, इसी को क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे अब लीफो के साथ, पार्ट 2 लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आएगा उसको पहले इशू करेंगे। यानी चीजें तो अभी भी क्रोनोलॉजिकल ही लिखनी पड़ेगी, चीजें तो अभी भी क्रोनोलॉजिकल ही लिखनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब फिर से क्या है हमारे पास में, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट में नहीं, इशू में भी नहीं, बैलेंस में 300, 9.70, क्या वैल्यू थी 300, 2910। चलो नेक्स्ट अगली एंट्री 3 दिसंबर, परचेजेस 250, 9.80, वैल्यू थी 250 इंटू 9.2450, फाइनल बैलेंस दो चीजों का कंबाइंड 300, 250, 9.7 लिखेंगे ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज नहीं करना, लीफो है नीचे से इशू कर देंगे,
लिखना हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। 2910 9.80 इज इक्वल्स टू 2450 2450। अभी तक फर्स्ट परचेज रिकॉर्ड हो गई। अब इशू की बारी आई 400। तो 400 कहां से इशू होगा, 300 या 250 से? पहले अब 250 से, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फिर बचा हुआ 150 किस में से निकलेगा, 300 में से। तो एंट्री कर दे हैं इशू की 11 दिसंबर इशू। तो पहले 3 कॉलम ब्लैंक, क्या इशू होगा, पहले 250। अब यहां उल्टा रिसिप्ट लिखेंगे, 250 एंड 150, 400 इशू करना है। 250 किस प्राइस पे होगा, 9.80, जिस प्राइस पे वो आया था, और 150 जो 300 वाली प्राइस है 9.70। वैल्यू हो गया 2450 एंड 150 मल्टीप्लाइड बाय 9.7 इक्वल्स टू 1455। बचा क्या है अब अपने पास, 150, 9.7 वाला ही बचा है 1455। नेक्स्ट अगली एंट्री क्या होगी, 15 दिसंबर। लो जी, 15 दिसंबर को फिर परचेज किया 300। हाँ, थोड़ा लंबा हो जाता है वो, बार बार ब्रेकअप करना पड़ता है। 10.05 3015। फिर से 2 आइटम रह गए, एक तो 150 का, एक 300 का, एक 9.7 का, एक 10.05 का। इसकी वैल्यू है 1455, इसकी है 3015। डन। नेक्स्ट 20 दिसंबर इशू करिए 210। 210 किस में से होंगे, पूरे 300 में से हो जाएंगे, उसके बाद भी 90 बचेंगे, उसके बाद भी 90 बचेंगे। तो लो जी, हमारा आ गया 20 दिसंबर इशू। कॉलम सही रखिएगा, रिसिप्ट में मत डाल दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इशू 210 एक साथ इशू हो जाएगा, 10.05 लास्ट इन फर्स्ट आउट, 210 इंटू 10.05 इक्वल्स टू 211। 2110 कर दें, या राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, हम राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं अप्रॉक्स। बचा कितना 150 और 90। अब 150 एज इट इज, 300 में से 210 गया, 9.70 1455 10.05 gives you how much, 90 multiplied by 10.05 equals to 904। इधर 50 पैसे कम कर देते हैं, 904, ताकि मैच रहे बैलेंसेस। फिर परचेज, अब तीसरी परचेज आ रही है भाई यहां पर, 25 दिसंबर परचेजेस। कितनी परचेज की, 150, फिर से 150, अब के 10.30, 150 10.30 कितने का था, 1545। हमारे पास अब क्या क्या बच गया, एक तो 150 सबसे पहले वाला अभी तक चल रहा है, 90, एक और नया 150 आ गया, 9.70 1455, 10.05 904, एंड लास्ट में 10.30 वैल्यू इज 1545। लास्ट इशू 100 किसमें से होगा, वो लास्ट वाले 150 में से होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, 10 रुपए 30 पैसे वाले में से इशू कर देते हैं। 29 दिसंबर इशू, कितने यूनिट, 100, कितने पे, 10.30 पे, 1030। बचा क्या, शुरुआत वाला 150, 90, और 150 में से अब 50 ही बचे, 9.70 10.05 10.30। वैल्यूज 1455 904 10.3 इंटू 50 इक्वल्स टू 515। इसी के साथ कंप्लीट हुआ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पूछा था, क्या पूछा था हमें, वैल्यू ऑफ कंज्यूम्ड, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंप्लीट, क्वांटिटी तो उतनी रहेगी, 250 प्लस 150, 250 प्लस 150, अरे 250 प्लस 150 प्लस 210 प्लस 100, वो तो वही रहनी चाहिए 710।
वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि प्राइसेस चेंज हो गए इशू की। 2450 प्लस 1455 प्लस 2111 प्लस 1030 इक्वल्स टू 7046। 7046 पूरे कॉलम की समेशन है, पूरे महीने में कितना कंज्यूम हुआ। यही चीज उन्होंने पूछी थी, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू 710 यूनिट्स फॉर रुपीज वैल्यू 704645, वो ₹1 का डिफरेंस चलेगा। एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं 150 प्लस 90 प्लस 50 290, उतना ही होना चाहिए, यूनिट चेंज नहीं होंगे। फॉर रुपीज कितना, अब यहां वैल्यू देखना पड़ेगा, सेम नहीं आएगा। 1455 प्लस 904 प्लस 515 इक्वल्स टू 28745, ठीक है, वो ₹1 का डिफरेंस फॉर रुपीज 2874। इसी के साथ FIFO एंड LIFO दोनों मेथड हमारे हो गए जी कंप्लीट। दो बढ़िया वाले मेथड है, इजी मेथड है, वेटेड एवरेज। एक कहलाता है परपेचुअल, एक कहलाता है पीरियोडिक। तो पहले करता हूं परपेचुअल थर्ड पार्ट एंड देन पीरियोडिक जो और छोटा हो जाएगा। जनरली या तो FIFO फॉलो होगा या परपेचुअल वेटेड एवरेज होता है। पीरियोडिक बहुत रेयर केस में यूज होता है, वो वहां होता है जब आप इशू करते रहते हो और प्राइस महीने के एंड पे डिसाइड होती है, यानी इशू करते हो प्राइस का पता ही नहीं होगा, तो वो थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। डी पहले सी की बात करते हैं। परपेचुअल वेटेड एवरेज, नाम क्या आगे देखो, वर्ड अलग अलग है, परपेचुअल या पीरियोडिक। हम पहले बात कर रहे हैं परपेचुअल की, तो एग्जाम में डिफॉल्ट कौन सा रहेगा? डिफॉल्ट हमेशा परपेचुअल मानते हैं। पीरियोडिक होगा तो क्वेश्चन बोलेगा कि ये पीरियोडिक है और इसके लिए ये पीरियड यूज करना है, मंथ यूज करना है, क्वार्टर यूज करना है, वीक यूज करना है, जो भी होगा वो बोलेगा, उसके बिना पीरियोडिक यूज नहीं हो सकता। Let's go for perpetual weighted average method with same numbers. With same numbers. Part C. Method. एक काम करता हूं मैं, इसी को थोड़ा सा फास्ट बना देता हूं। कैसे फास्ट बनाते हैं? इसकी एक कॉपी बना देते हैं और एक और कॉपी बना देते हैं, बाकी सबकी अब हमें जरूरत ही नहीं है। चलिए, ये हो गया फीफो, डन। फीफो हमारा कंप्लीट हो गया, लीफो भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम बात कर रहे हैं पार्ट सी की। अरे यार गड़बड़ हो गई। पार्ट सी पर्टिकुलर, चलिए ठीक है। मेथड क्या हो जाएगा? वेटेड एवरेज। कौन सा? मैं वेटेड एवरेज, परपीचुअल, परपीचुअल वेटेड एवरेज बोला है इन्होंने, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत बैलेंस वही रहेगा, परचेजेस। अब यहां पर क्या चेंज होगा, थोड़ा वो हटा देता हूं। चलिए, परचेजेस तो वही रहेगी, तो जो चीजें सेम थी वो मैंने कॉमन रख दी ताकि थोड़ा काम हमारा क्विक हो जाए। चलिए, बढ़िया। बैक टू दिस। पर वेटेड एवरेज, अब वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर वेट्स होते हैं, फिर उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वेट्स हैं और उसको क्या करेंगे? अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड नहीं किया क्या मैंने? कोई बात नहीं। वेटेड एवरेज, अब वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट भी जरा देख लेते हैं।
क्या होता है, वेटेड एवरेज प्राइस निकालना है। वेटेड एवरेज किसकी निकाल रहे हैं, प्राइस। तो एक होता है एक्स, एक होता है वेट। एक्स है जी 10 और ये 20, वेट होता है 0.6, ये हो गया 0.4। क्या करते हैं हम, एक्स इंटू वेट यानी कि 6 और ये हो गया 8, टोटल आएगा 14, इसको आप बोलते हो एक्स बार और ये कहलाती है वेटेड एवरेज। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, वेटेड एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज एक्स का निकालने का, एक्स वेरिएबल। हम यहाँ किसकी वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइस की वेटेड एवरेज। तो एक्स विल बी रिप्लेस बाय प्राइस। एक है 9.7, एक है 9.80। इस पे कितनी क्वांटिटी है, 9.7 पे क्वांटिटी है 300 और 9.8 पे क्वांटिटी है 250। 300 और 250 टोटल है जी 550। तो एक तो तरीका है, इनके वेटेज निकालो। वेटेज कैसे निकालोगे कि जी आउट ऑफ 550 300 इज एट 9.7, तो कितना वेटेज है इसका, इस प्राइस का 9.7 का 0.5454 और 55 एंड 250 डिवाइडेड बाय 550। एक ये तरीका बड़ा भारी हो जाता है। टोटल वेट का कॉलम 1, देन वेट इनटू एक्स यानी कि प्राइस करेंगे, इनटू प्राइस करेंगे, तो दिस विल गिव अस इनटू 9.8, 4.4545 एंड 0.5455 को 9.7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 5.2914। टोटल कर देते हैं इनको तो आती है 4.4545 इक्वल्स टू 9.74585 और 89। ये थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अगर इफेक्टिवली आप बात देखें तो यहां आपने क्या किया है, 300 डिवाइड बाय 550 इंटू 9.7 और यहां क्या है 250 डिवाइड बाय 550 इंटू 9.7। तो इससे बेटर एक काम करते हैं और फिर इनको सम अप कर दिया इन ब्रैकेट्स को। तो आपका वेटेड एवरेज एक्स प्राइस इज इक्वल्स टू 300 इंटू 9.7 अपॉन 550 प्लस 250 इंटू 9.7 अपॉन 550। तो एक काम कर सकते हैं, 550 को तो साइड में लगा देते हैं, बिल्कुल नीचे एलसीएम ले लेते हैं। इट इज 300 इंटू 9.7 प्लस 250 इंटू 9.88, 9.8 ये कर देते हैं। और ये वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास में है, ये वैल्यूज ऑलरेडी अमाउंट के फॉर्म में हमारे पास में है। तो अमाउंट हमारे पास में थे, एक था 2910 और एक है 2450। 2910 प्लस 2450 अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया और क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी। लेट्स सी व्हाट इज द प्राइस। 2910 प्लस 2450 डिवाइडेड बाय 550 इज इक्वल्स टू 9.74545, ये वाला। तो राउंड ऑफ का थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है और कुछ भी। तो इसका मतलब हम वेटेड एवरेज किसकी निकाल रहे हैं, पहले तो प्राइस की। कैसे निकालेंगे, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दीजिए और नीचे डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी को सम अप करके नीचे क्वांटिटी का सम डिवाइड कर देंगे। आई होप वेटेड एवरेज समझ में आया। लेट्स मूव फर्दर। तो हमारे पास में अब क्या है, अब हमारे को क्रोनोलॉजिकल की जरूरत नहीं है, ऑन एन एवरेज इशू होगा। कब इशू कैलकुलेट होगी वेटेड एवरेज प्राइस, जब ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर वी विल रिसीव न्यू मटेरियल, प्राइस चेंज होगी क्योंकि वो एड ऑन होगी। इशू करते हो वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 300 प्लस 250 कितना हो गया, 300 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 550। 2910 प्लस 2450 इज इक्वल्स टू 2910 प्लस 2450 इक्वल्स टू 5360 डिवाइडेड बाय, अब बीच का कॉलम कैलकुलेट होगा 550, दैट इज 9.4 डेसिमल तक चलाएंगे 7455। थोड़ा बहुत राउंड ऑफ अमाउंट के कॉलम में चलाएंगे। आई होप सबको समझ में आया कैसे किया। अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया एंड देन उसको क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी और टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। दिस बिकम्स द वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज कैसे होता, जब सिर्फ 9.7 और 9.8 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते तो आता है 9.75। दिस इज नॉट 9.75 सर, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और होता है। अब क्या हो रहा है, इशू हो रहा है 400 यूनिट। तो अब ब्रेकअप की जरूरत नहीं है, क्रोनोलॉजिकल जैसा फीफो और लीफो में क्या था।
आप डायरेक्ट इशू कर दीजिए। अब इसीलिए कहा वेटेड एवरेज करते वक्त आपको इशू करते वक्त प्राइस नहीं कैलकुलेट करनी। व्हेनेवर, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट, जब जब रिसीव होगा वेटेड एवरेज प्राइस वापस कैलकुलेट होगी। इशू करते वक्त तो 409.7455 मल्टीप्लाइड बाय 400, 3898, 3898 बचा कितना 150 उसी प्राइस पे, क्योंकि उसी प्राइस पे इशू हुआ है। 9.7455 राउंड डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस, अरे 5360 माइनस 3898 डिवाइड भी करके देख लीजिए आप, 1462 डिवाइड बाय 150 करेंगे वापस 9.74। भाई क्यों डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई? 9.7455 मल्टीप्लाइड बाय 400 इक्वल्स टू 3898। ठीक है, 3898 माइनस प्लस 5360 इक्वल्स टू 1462 डिवाइडेड बाय 150 इक्वल्स टू 9.7466। वो फोर्थ डेसिमल थर्ड डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो राउंड ऑफ के कारण है, राउंड ऑफ के कारण है। हम प्राइस वही लिख सकते हैं। वापस क्या हुआ, 300 का माल और आया, उस 150 में ऐड ऑन हो जाएगा, टोटल हो गया 450। 1462 प्लस 3015 इक्वल्स टू 1462 प्लस 3015 इक्वल्स टू 4477 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट है 450 इक्वल्स टू 9.9489। नेक्स्ट, हमने 400 का इशू भी रिकॉर्ड कर लिया, 300 का परचेजेस भी रिकॉर्ड हुआ ही था डेट वाइज। अब क्या हो रहा है, इशू हो रहा है 210, 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 210 इशू होगा। कितने में इशू होगा, जो लास्ट प्राइस थी, प्राइस कितनी है 9.9489, 9.9489 इंटू 210 इक्वल्स टू 2089, 2089 बचा कितना 240, 450 माइनस 210 इज इक्वल्स टू 240। प्राइस वही 9.9489, अमाउंट क्या बचेगा 4477 माइनस 2089 माइनस प्लस 4477 इक्वल्स टू 2388 बराबर, राउंड ऑफ का वो डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट, फिर परचेज हुई 150 की, ऑलरेडी एंटर्ड है, ऐड कर देते हैं 240 प्लस 150, 240 प्लस 150 इज इक्वल्स टू 390। अमाउंट ऐड होगा 2388 प्लस कितना है 1545, 1545 इज इक्वल्स टू 2388 प्लस 1545 इक्वल्स टू 3933 डिवाइडेड बाय 390 is equals to 10.0846 न्यू प्राइस आ गई। फिर इशू हुआ 100 यूनिट्स ऑन 29 दिसंबर, 100 यूनिट एट द रेट 10.0846 विच इज इक्वल्स टू 1008 राउंड ऑफ। फिर से 290 बचा, प्राइस वही हो जाएगी 10.0846 वही रहती है, डिफरेंस निकाल लेते हैं 3933 माइनस 1008 जो इशू किया, इट इज 2925 बैलेंस, 3933 माइनस 1008 जो अभी इशू किया था, नेट बैलेंस आ गया 2925 एंड दिस इज शुड मैच 2925। टोटल भी कर लेते हैं, टोटल इज इक्वल्स टू वापस 400 प्लस 210 610 प्लस 100 710 की क्वांटिटी, अमाउंट टोटल 3898 प्लस 2089 plus 1008 equals to 6995 which is our answer also. कितना हो गया 710 यूनिट्स, अमाउंट 6995 और क्लोजिंग स्टॉक 290, अमाउंट
2925. This is the perpetual inventory record, perpetual वेटेड एवरेज. ये आसान हो जाता है, क्रोनोलॉजिकल आपको ब्रेकअप करने की भी जरूरत नहीं रहती है. होपफुली सबको समझ में आया. फुल स्क्रीन भी ले लेते हैं इसको. अब फुल स्क्रीन ये लीजिए. नेक्स्ट मेथड, लास्ट मेथड फॉर टुडे, पीरियोडिक वेटेड एवरेज. इसको जरूर करिए, एक बार समझिए. कोई दिक्कत आती है नेक्स्ट सेशन में वापस ये रिपीट भी होगा, तब देखेंगे और ज्यादा समझ में भी आएगा. पीरियोडिक वेटेड एवरेज परपेचुअल वेटेड एवरेज जैसा ही है, जैसा ही है, बस यहां एक चीज का डिफरेंस आएगा. क्या डिफरेंस आएगा? तो पहले एक काम करते हैं, कि हमें जरूरत नहीं है. ये हमारा, अब हम फोर्थ शुरू करते हैं. फोर्थ टी पार्ट, परपेचुअल की जगह क्या आ जाएगा अब? पीरियोडिक. पीरियोडिक वेटेड एवरेज एज इट इज रहेगा जैसा परपेचुअल है, यानी वो क्रोनोलॉजिकल ब्रेकअप की जरूरत नहीं है. पर यहां पर ये जैसे हमने परपेचुअल वेटेड एवरेज में हर रिसिप्ट पे नई प्राइस कैलकुलेट की. 3 दिसंबर को 9.7455 हो गई क्योंकि 250 का रिसिप्ट हुआ. 15 दिसंबर को 300 का रिसिप्ट हुआ, फिर प्राइस चेंज हो गई. फिर 150 रिसीव हुआ 25 दिसंबर को, फिर प्राइस चेंज हो गई. ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. इसमें क्या होगा, पूरे पीरियड की एक सिंगल वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट होगी. पर अब यहां एक ट्विस्ट है. पूरे पीरियड की प्राइस तो पीरियड के एंड पे ही कैलकुलेट हो सकती है, जबकि इशू तो पीरियड के बीच में भी हुए हैं. हाँ, इस केस में, इस मेथड में ये माना जाता है कि आप जब माल इशू कर रहे हो, रॉ मटेरियल इशू कर रहे हो, तब प्राइस की जरूरत नहीं है. आप लास्ट में एक साथ डेबिट क्रेडिट नोट जो बना के भेजना है वो आप एक साथ बना के भेज सकते हो. तो ये जो डेबिट नोट भेजेगा स्टोर रूम, वो एक साथ ईयर, मंथ एंड की, क्वार्टर एंड की, जो भी पीरियड स्पेसिफाइड होगा उसकी एक साथ प्राइस कैलकुलेट होगी. कैसे कैलकुलेट होगी जरा आप वो देख लेते. तो हमारे यहां पर ओपनिंग बैलेंस एज इट इज रह जाएगा. ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, बैलेंस सारे बदलेंगे. एक तो ये क्वांटिटी इश्यू तो वही रहेगी, वो भी कोई चेंज नहीं है. बाकी की सारी चीजें बदल जाएगी. क्या क्या रखा मैंने? ओपनिंग बैलेंस एज इट इज है, उसका सिस्टम से कोई मेथड से कोई मतलब नहीं. परचेजेस तो जो प्राइस पाई है रिकॉर्ड करनी पड़ेगी डेट वाइज. इशू भी क्या होगा, यहां क्वांटिटी फर्स्ट रिकॉर्ड होती चली जाएगी, रिकॉर्ड करते जाएंगे बिना प्राइस के, बिना अमाउंट के. तो बैलेंस का कॉलम भी बिना प्राइस और अमाउंट के रहेगा. हाँ, बिना प्राइस और अमाउंट के, पहले ऐसे ही करना पड़ेगा. सिर्फ क्या बैलेंस होंगे, सिर्फ क्या बैलेंस होंगे, सिर्फ आपके बैलेंस होंगे क्वांटिटी के कॉलम. 300 थे, 250 और आ गए 550. 550 में से 400 चले गए 150. 400 में 300 और आ गए 450. 450 में से 200 चले, 10 चले गए 240. 150 ऐड हो गए 390. 100 इशू हो गए 290. खत्म, क्वांटिटी ओवर. अब क्या करना है? अब आपको यहां पर पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करनी है. पीरियोडिक वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करनी है जो पीरियड की डिफाइंड है. और प्राइस कैसे, वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट किए थे? अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिए, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी. यहां पर कैसे कैलकुलेट होगी? पीरियोडिक मंथली वेटेड एवरेज प्राइस. अमाउंट में अमाउंट ऐड करने, जो जो माल आया है वो सारे अमाउंट ऐड कर दो. तो सर 3 बार आया, बस यहां गलती हो जाती है स्टूडेंट की. 3 बार माल आया. एक और भी है जो ओपनिंग में पड़ा है, वो भी तो एवरेज में इंक्लूड होगा, वो भी तो इशू हो रहा है. यानी स्टूडेंट यहां एक ही चीज भूलता है, ओपनिंग स्टॉक लेना भूल जाता है. 2910 से शुरुआत होगी जो कि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है. 2910 प्लस पहला माल क्या आया 2450 प्लस 3015 प्लस 1545 होल डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी जो हमारे पास इस पूरे महीने रही 300 ओपनिंग वाली,
प्लस रिसीव क्या क्या की 250, 300 एंड 150, 250, 300 एंड 150, तो ये सबकी मिला के ओवरऑल पीरियड की वेटेड एवरेज बन जाएगी। क्या क्या हो गए 300 प्लस डिनोमिनेटर पहले कैलकुलेट करके मेमोरी में डाल देते हैं प्लस 150, टोटल हो गया 1000। अच्छा 1000 ही आ रहा है। नेक्स्ट 2910 प्लस 2450 प्लस 3015 प्लस 1545 होल डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स 1000 इज इक्वल्स टू रुपीज 9.92 पर यूनिट। पूरे पीरियड की इंक्लूडिंग ओपनिंग स्टॉक की हमने वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर ली। अब रेट्रोस्पेक्टिवली वापस ऊपर जाके इस प्राइस को अप्लाई करेंगे इश्यूज के लिए 9.20, 9.92, 9.92 था आई थिंक, 9.92 एंड 9.92, 992, 400 into 9.92 equals to 3968, 210 multiplied by 9.92, 2083। बैलेंस, अब बैलेंस में आएंगे, कैसे करेंगे? बैलेंस में किसी में भी प्राइस इनपुट नहीं होगी क्योंकि अब प्राइस नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ लास्ट वाली होगी, वो वापस 9.92 आनी ही चाहिए क्योंकि पूरे पीरियड का 9.92 का वेटेड एवरेज प्राइस आपने इशू पे लगाया, तो बैलेंस भी यही होना चाहिए। यही चेक पॉइंट है, यही चेक पॉइंट भी बनेगा। इंडिविजुअली एक एक की अब प्राइस कैलकुलेट नहीं करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2910 अमाउंट में अमाउंट ऐड करते जाइए, रिसिप्ट वाले और इशू वाले लेस करते जाइए। 2450 क्या किया? 2910 प्लस 2450 इज इक्वल्स टू 5360। अब इशू हुआ है 5360 माइनस 3968, 1392। अब क्या करेंगे? 1392 में रिसीव हुआ है 1392 प्लस 3015 प्लस 3015 4407। अब इशू हुआ है माइनस 4407 माइनस 2083, ठीक है क्या? 2910 प्लस 2450 सही है, माइनस 3968 इक्वल्स टू 1392 सही है, प्लस 3015 इक्वल्स टू ये भी सही है, माइनस 2083 इक्वल्स टू ये आ गया 2324। फिर रिसीव हुआ है 23। कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। स्टूडेंट गलती करता है प्लस माइनस में, जो प्लस करना है वो माइनस कर देता है, जो माइनस करता है वो प्लस कर देता है। ये गड़बड़, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां चाहिए होता है और कुछ नहीं, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, तो वो प्रैक्टिस के साथ ही आती है और कुछ नहीं। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है गलतियां ऐसी हो तो। मुझे भी बहुत प्रैक्टिस लगी है तब हम यहां तक पहुंचे, और हम भी गलती कर जाते हैं। अभी लास्ट सेशन में करी थी, प्राइस गलत ले लिया था, वो हो जाता है छोटा मोटा गलती, ऐसा नहीं है भाई, इंसान है, सबसे होती है। -992 -992 2877 डिवाइड बाय 290 शुड बी 9.92, मैच हो गया। वो एक थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। आई होप सबको पीरियोडिक वेटेड एवरेज समझ में आया। क्या करना है? पूरी रिसिप्ट और बैलेंस उठाना है, उसका एक सिंगल वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना, और फिर इशू करते वक्त सब में रेट्रोस्पेक्टिव लगाना है। बैलेंस के कॉलम में प्राइस फिल नहीं करनी, सिर्फ क्लोजिंग में लगानी। अब टोटल 710 वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ आरएम कंज्यूम्ड 710 यूनिट, 710 यूनिट। अमाउंट क्या होगा इसका? अमाउंट विल बी इक्वल्स टू, सबको ऐड कर दीजिए, वैसे 9.92 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3968 प्लस 2083 प्लस 992 इक्वल्स टू 7043, और ये आंसर भी मैच हो ही जाएगा 7043। एंड क्लोजिंग आरएम स्टॉक 290 यूनिट्स, अमाउंट 2877। लेट्स सी, 7043 मैच एंड 2877। इसी के साथ ये हमारा पूरा सेशन खत्म होता है। हमने आज 4 मेथड सीखे
LIFO, FIFO, परपिचुअल वेटेड एंड पीरियोडिक वेटेड एवरेज। होपफुली सबको समझ में आए। परपिचुअल वेटेड एवरेज में प्रैक्टिस करिएगा, बहुत जरूरी है। पीरियोडिक वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक लेना नहीं भूलिए, क्योंकि वो अलग कॉलम में दिखता है तो कई बार भूल रहता है, इसलिए भूल ही जाते हैं। फीफो लिफो करते वक्त क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही बैलेंस लिखेंगे। हाँ, इशू करते वक्त फीफो है तो ऊपर से इशू होगा, लिफो है तो नीचे से इशू हो जाएगा। दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारे परपीचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड में हमने बिल ऑफ मटेरियल, एमआरएन, बिन कार्ड, स्टॉक कार्ड, स्टोर लेजर का पहला मेथड फीफो, लीफो, परपीचुअल वेटेड एवरेज और पीरियोडिक वेटेड एवरेज इस सेशन में कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में फिर और कुछ प्रैक्टिस करेंगे 2 क्वेश्चन की, और फिर आपके लिए 3-4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट में वो होमवर्क रहेंगे। बाकी फिर 5-6 सेशन बिना होमवर्क के रहेगा। तो नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं कुछ और मेथड्स के साथ में। टिल देन ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। तो डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।